नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है जनरल एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। बीएससी फाइनल के इस चैप्टर में आज हम स्टडी करेंगे जनरल एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। जनरल का मतलब होता है सामान्य माइक्रोबायोलॉजी की हम समझेंगे, और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी मतलब व्यावहारिक माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला भाग इंट्रोडक्शन का। माइक्रोबायोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रोबायोलॉजी एक विज्ञान है जो डील करती है, जो अध्ययन कराती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका ये अध्ययन कराती है माइक्रोबायोलॉजी। These organisms are too small to be observed by the unaided eyes of man. ये इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इतने छोटे जंतु होते हैं जो कि हम ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं, और ये माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। The microbiology deals with unicellular microscopic organism such as virus, bacteria, protozoa, microhelminths, algae and fungi। तो माइक्रोबायोलॉजी किसको डील कर रही है? यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ऐसे छोटे सूक्ष्म जीव जो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल वाले हैं और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ही माइक्रोबायोलॉजी डील करती है। और उनमें जो एग्जाम्पल्स है, सच एज जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है? वायरस, बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल है। माइक्रो हेलमिंथ में जो माइक्रो एनिमल्स होते हैं उनको स्टडी कराती है माइक्रोबायोलॉजी। साथ में एल्गी और फंजाइस। तो ये माइक्रोबायोलॉजी इन सभी को डील्स करती है। It is mainly concerned with forms, structures, reproduction, physiology, metabolism and identification of microorganisms। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम किसको कंसर्न करते हैं, किसमें चिंता ज़्यादा रखते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। वो है उनकी संरचना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो संरचना है वो कैसी होती है। क्या आरएनए मॉलिक्यूल्स है, डीएनए मॉलिक्यूल्स है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ये हम माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू देखते हैं, उनको ज़्यादा गहन अध्ययन करते हैं। रिप्रोडक्शन देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, सूक्ष्म जीवों का प्रजनन कैसे हो रहा है, अलैंगिक हो रहा है, लैंगिक हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है, इंटरनल हो रहा है, होस्ट बॉडी के अंदर हो रहा है, होस्ट बॉडी के बाहर हो रहा है, वाटर में हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये स्टडी हम करते हैं, इसमें हम कंसर्न करते हैं। उनकी फिजियोलॉजी देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कि फिजियोलॉजी कैसे हो रही है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन होता है नहीं होता है, नर्वस सिस्टम है नहीं है, क्या है, इसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। मेटाबॉलिज्म की स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कि इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पहचान भी करते हैं। तो ये मुख्य कंसर्न एरिया है, जो पढ़ने का एरिया है माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोब्स आर इंटीमेटली कनेक्टेड विथ ह्यूमन लाइफ। जो परिचित रूप से माइक्रोब्स जो है हमेशा सुपरिचित अंदाज में ह्यूमन लाइफ से कनेक्टेड रहते हैं, संबंध बनाए रहते हैं। बिना माइक्रोब्स के हमारे लाइफ का कोई संबंध नहीं होता। मोस्ट पीपुल थिंक दैट माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक, मगर ऐसा नहीं होता। अधिकांश जो लोग ये सोचते हैं कि माइक्रोब्स जो होते हैं, छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। पैथोजेनिक मतलब रोग फैलाने वाले, नॉन पैथोजेनिक मतलब जो रोग ना फैलाए। तो अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि जो छोटे सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, मनुष्य में रोग फैलाते हैं। ऐसा नहीं होता। आगे हम देखेंगे कि क्या इनके बेनिफिट्स हैं।
माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज सेवरल डिसीज एमंग प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। ये तो सच्चाई है कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है बहुत सारी डिसीज एनिमल में, प्लांट में, ह्यूमन बींग्स में फैलाती हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। बट मेनी ऑफ देम सर्व एज मिनिएचर केमिकल फैक्ट्रीज because of their enzymatic activities. They are used to manufacture a large number of products useful in day by day life. जो डिसीज तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो केमिकल फैक्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे डे बाय डे लाइफ के लिए बहुत यूजफुल प्रोडक्ट उत्पन्न कर देते हैं। तो जब हम डिटेल में जाएंगे तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ जनरल और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। माइक्रोब्स आर इमेंस इंपॉर्टेंट टू मैन डिस्पाइट ऑफ देयर स्मॉल साइज। माइक्रोब्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मनुष्य के लिए, फिर भी उनका आकार छोटा होने के बाद भी, उनका आकार बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं मनुष्य के जीवन में। माइक्रोब्स प्रेजेंट इन बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, जल, थल, हवा, सभी जगह। बायोस्फीयर में भी है, लिथोस्फीयर में भी है, हाइड्रोस्फीयर में भी है, एटमॉस्फीयर में भी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे चारों तरफ पूरे वातावरण में ये उपस्थित रहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी आर स्टडी इन बेसिस माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी को हम कैसे स्टडी कर रहे हैं? एक तो जनरल है, ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ये है इंट्रोडक्शन का पार्ट माइक्रोबायोलॉजी का, जिसमें दो भाग है, एक बेसिक माइक्रोबायोलॉजी और दूसरी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो जो बेसिक है, जो आधार माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, इसको ब्रीफ में हम देखते हैं। सबसे पहले बेसिक माइक्रोबायोलॉजी, इसमें पाया जाता है सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड इन डिफरेंट फील्ड। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट अलग अलग फील्ड में इनको डिवाइड किया गया है। ये देखते हैं कौन कौन से। पहले देखिए बैक्टीरियोलॉजी, इसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। यहाँ बैक्टीरिया की स्टडी बैक्टीरियोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी मतलब पैरासाइट्स की स्टडी। जो पैरासाइट्स जो होते हैं इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, रोग फैलाने वाले हैं कि नहीं फैलाने वाले हैं, जो हार्मफुल पैरासाइट्स हैं कि यूजफुल पैरासाइट्स हैं, ये स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी में। फिर वायरोलॉजी, इसमें वायरस की स्टडी की जाती है कि वायरस कैसा है, डीएनए है वाला है, आरएनए वाला है। फिर प्रोटोजोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि प्रोटोजोवन की क्या पोजीशन है, प्रोटोजोआ डिसीज प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं, ये ह्यूमन के लिए यूजफुल है कि नहीं है। फिर फाइकोलॉजी, यहाँ पर हम स्टडी करते हैं फंजाइस की, एल्गीस की, और माइकोलॉजी में ईस्ट की। तो इस प्रकार से ये जो है इनके डिफरेंट फील्ड्स हैं। उसके बाद प्रोसेस आता है। प्रोसेस के दो फील्ड हैं, माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। माइक्रोबियल जेनेटिक्स क्या होती है? इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जीन एक्टिविटी और जेनेटिक कोड की रेगुलेशन की स्टडी की जाती है माइक्रोबियल जेनेटिक्स में। और माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है इसको स्टडी की जाती है। इसके बाद है डिसीज रिलेटेड। तो जो डिसीज रिलेटेड पार्ट है ये तीन भागों में डिवाइडेड है। पहला है इम्यूनियोलॉजी। इम्यूनियोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है कि कैसे इम्यून सिस्टम काम करता है। कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया अगर अंदर प्रवेश कर गया तो इम्यून सिस्टम जो बॉडी का है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, इसको हम स्टडी करते हैं। इथियोलॉजी, इसके अंतर्गत रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या कारण से उत्पन्न हो रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, उसका क्या कारण है और ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इसको स्टडी करते हैं। रोगों के कारण को हम इथियोलॉजी में जानने की कोशिश करते हैं। रोग कैसे होता है, रोग का विस्तार कैसे होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। और एपिडेमियोलॉजी मतलब पब्लिक में फैलने वाला, जो महामारी का रूप लेने वाला जो रोग है उसकी स्टडी की जाती है कि ये कितने लोगों में फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, इसका विस्तार क्या है। फिर
अभी हमने देखा पिछले स्लाइड में बेसिक माइक्रोबायोलॉजी, अब दूसरा पार्ट ले रहे हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में हम व्यवहारिक माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करते हैं, यूज ऑफ माइक्रोब्स इन डिफरेंट फील्ड इन ह्यूमन वेलफेयर। तो यहाँ पर माइक्रोब्स का कैसा उपयोग करें कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो फायदेमंद रहे, और उसी के यहाँ पर स्टडी की जाती है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। उसमें पहला आता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज है, बहुत ही बड़ा ये चैप्टर है। तो इसमें दो पार्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिया है, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड कीमोथेरेपी। इन्फेक्शन कंट्रोल माने किसी को इन्फेक्शन हो गया तो माइक्रोब्स के थ्रू, उस माइक्रोब सूक्ष्म जीवों के थ्रू उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कीमोथेरेपी आप जानते हैं, कैंसर पेशेंट होते हैं उनको कीमोथेरेपी दी जाती है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही बना हुआ है, और ये केमिकल के रूप में कन्वर्ट होकर बनाया जाता है ये मेडिसिन को, जिससे कि कैंसर सेल्स जो है बॉडी के डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी काफी बड़ा चैप्टर है, डिटेल में हम जब पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। इसके बाद आता है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है कि हवा में कौन से माइक्रोब्स ज्यादा देर रहते हैं, कैसे रहते हैं, ह्यूमिड कंडीशन में ज्यादा रहते हैं कि गर्मी में ज्यादा रहते हैं, कि एकदम सूखी हवा में ज्यादा रहते हैं, इन्वायरमेंटल में क्या हो रहा है, फॉग में क्या इनकी कंडीशन है, ये सब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी की जाती है। फिर फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड की जो क्या कैपेसिटी है, कैसे इसको प्रिजर्व करके रखा जाए, कैसे डब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ है उनको माइक्रोब्स के द्वारा सुरक्षित रखा जाए, इस प्रकार की जो है फूड इंडस्ट्रीज में फूड माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ा जाता है। फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, तो माइक्रोब्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू जोड़कर बायोटेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, उनके जेनेटिक इंजीनियरिंग को देखा जाता है, उनके जेनेटिक कोड्स को देखा जाता है, और जीन पूल को देखा जाता है। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू माइक्रोब्स को टेक्नोलॉजी से जोड़कर अध्ययन किया जाता है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट जिसका एक एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत स्टडी की जाती है। फिर उसके बाद है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही विशाल एक चैप्टर है, जिसमें कि बहुत सारे अल्कोहल है, एथेनॉल है, इथेन है, मीथेन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये कैसे हम बना सकते हैं और कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये माइक्रोब्स के थ्रू ये प्रक्रिया हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के तहत। तो आज हमने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बीएससी फाइनल के एक चैप्टर जनरल एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।